नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज के इस वक्त में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ करेंगे। और आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे कि संसदीय परंपरा में ये जो जिद चली, हालांकि अब एक अच्छी खबर भी आई है। अच्छी खबर यह है कि लोकसभा में गतिरोध टूटने की खबर आ गई है, लेकिन आपने देखा कि इस बजट सत्र के पहले चरण में कितना समय बर्बाद हुआ। तो संसदीय परंपरा में इस तरह की जिद क्यों? क्योंकि जो कुछ संसद में हुआ वो हम सब ने देखा। बात बहुत दूर तक गई, लेकिन जिसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगर गतिरोध अब जैसे टूट गई है, अब अगर संसद ठीक से चले तो चलिए, इसमें भी एक संतोष की बात है। लेकिन चर्चा करेंगे इस पर सबसे पहले, और उसके बाद बात करेंगे कि आपको कार्तिकेय दीपम वाला मामला तो याद होगा, जो मुरुगन पहाड़ी पर मामला था। उसमें दो पक्ष हैं, एक हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष। तो मुस्लिम पक्ष अपनी कुछ मांगों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सिर्फ वहां पर बकरीद और रमजान के दौरान ही नमाज किया जा सकता है। तो मुस्लिम पक्ष उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया, हाईकोर्ट के फैसले को। इस पर करेंगे बात। और उसके बाद महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, वो क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के दोनों सदनों में अब बजट पर चर्चा जारी। लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद दोपहर बाद सुचारू रूप से चल रही है कार्यवाही। साइबर क्राइम पर अब कसेगी नकेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा का उद्घाटन। साइबर फ्रॉड से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की भी करेंगे शुरुआत। तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। सर्वोच्च न्यायालय ने रोजाना नमाज की इजाजत नहीं देने के फैसले को रखा बरकरार। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की लगातार तीसरी जीत। निकाय चुनावों के बाद पंचायतों में भी महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त झटका। जिला परिषद की 731 सीटों में से महायुति ने जीती 552 सीटें। पीएम मोदी ने मतदाताओं का किया स्वागत और आभार। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब हम बात करने वाले हैं आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ कि संसद में पिछले दिनों जो कुछ देखने को मिला वो एक अच्छी बात तो नहीं है। भले अब गतिरोध टूट गया हो, लेकिन कई दिन बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो सवाल यही है कि संसदीय परंपरा में ये जिद क्यों? एक बार पूरी रिपोर्ट पहले देखिए। एक बार फिर से बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने की तरफ चला गया, काफी हद तक चढ़ भी गया। प्रतिपक्ष के नेता को बोलने देने की जिद अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर आ गई। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब खबर यह भी है कि कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। और यह भी खबर है कि दोपहर में एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत हो सकती है, बल्कि अब तो यह खबर पक्की हो गई क्योंकि चर्चा की शुरुआत हो गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यह बड़ी बात है। टीएमसी नेता का कहना है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलने देने के पक्ष में है। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच हंगामा, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन एक अप्रकाशित किताब को लेकर इस तरह की सियासत, ये तो पहली बार देखी है। राहुल गांधी जिस पुस्तक को लहराकर संसद भवन में प्रामाणिक पुस्तक बता रहे थे, उसे प्रेक्षक ने पूरी तरह से खारिज किया है। पेंगुइन की ओर से साफ किया गया प्रकाशक की तरफ से कि संस्मरण के राइट केवल उसके पास ही हैं। साफ किया गया कि इसका कोई भी आधिकारिक संस्करण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। तो पीआरएचआई का ये बयान दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने और पांडुलिपि के डिजिटल और अन्य फॉर्मेट में अवैध तरीके से सर्कुलेशन की जांच शुरू करने के बाद आया है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट का हवाला दिया है कि लेखक ने अपनी पुस्तक को खरीदने की अपील करते हुए लिंक साझा किया था। राहुल ने संसद परिसर में कहा कि उन्हें नरवणे की बात पर भरोसा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अनुच्छेद 94C भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसी धारा में यह नोटिस 14 दिन पहले देने की बात भी कही गई है। संसद में ऐसा ही दबाव
की सियासत राज्यसभा के सभापति को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बनी थी। याद होगा जगदीप धनखड़ के समय में। संसद के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही उस दिन खतरा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया था कि उन्होंने ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था, यानी कि बुधवार के दिन। बीजेपी महिला सांसदों ने पत्र लिखकर कांग्रेस के उन महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने संसदीय परंपरा को तोड़ा था। ये देखिए, ये आप उस समय पत्र भी देख रहे हैं। अब देखना यह है कि बजट सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे भी बहस के बीच आते हैं या फिर विपक्ष के अहंकार और जिद में सत्र में हंगामा आगे भी जारी रहता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात है कि गतिरोध टूटा है। तो इसके पहले जब गतिरोध टूटा था, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा था कि सरकार तो बजट पर चर्चा चाहती है। आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। हालांकि अब यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है संसद की, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे या पेंगुइन, इनमें से किसकी बात सच है? सुनिए जरा। Just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. वहीं भाजपा के सांसद और नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? अच्छा, अभी हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों ने किया है, उसमें सपा भी शामिल है। अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो आपने देखा कि सपा ने भी इसका समर्थन किया है। अब इसी पर कि ये जो गतिरोध इतना चला, ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि गतिरोध अब टूट गई है, लेकिन फिर भी समय तो बर्बाद हो गया। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। साथ में संदीप त्रिपाठी जी आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता। स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, गतिरोध टूटी, चलिए राहत की बात है, लेकिन जरा बताइए किस फॉर्मूले पर यह गतिरोध टूटी और क्या उस फॉर्मूले पर पहले भी गतिरोध टूट सकती थी क्या? दोपहर बाद हमने देखा है कि लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई और शशि थरूर ने कांग्रेस की तरफ से बात रखी। सत्ता पक्ष से पहले ही कह रहा था कि शशि थरूर बोल।
शैलेंद्र की बातचीत गतिरोध देखने को मिला। हाँ बोलिए। संसदीय बाधा आ रही है, लगता है सिग्नल में कुछ बाधा की एक बातचीत हुई थी। जा रही आप मेरी? हाँ, बीच बीच में अटक रही है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में अटक जा रही है। अब बोलिए। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हाँ। कि दरअसल आज संसदीय कार्य मंत्री से विपक्ष के कुछ नेता मिले थे और इस सहमति बनाने की कोशिश हुई थी कि गतिरोध टूटे, और जो निलंबित सांसद हैं उनके निलंबन वापस की भी एक मांग हुई, मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और खबर यह आई कि विपक्ष के बीच एक टूट है। कई दल ये चाहते हैं कि सदन चले और बाकी बातें हैं वो तो होती रहेंगी, और फिर जब कांग्रेस को ये लगा और विपक्षी दलों के बीच एक बार बार फिलहाल सिग्नल में कुछ सदन न दिक्कत आ रही चले है, तो फिर ये एक समाधान का रास्ता निकला और ये मांग जरूर की गई। मैं आपका सिग्नल ठीक करवाता हूँ, किए गए हैं। इस बीच में आपका सिग्नल ठीक करवा के फिर आपसे जुड़ूंगा। विनोद जी, यही बात जो शैलेंद्र से मैंने पूछी थी कि किस फॉर्मूले पर यह सहमति बनी, क्या पहले भी सहमति बन सकती थी तो इतना समय बर्बाद नहीं होता? अब फॉर्मूला की बात जब आप करेंगे तब तो ये शैलेंद्र अभी बता रहे थे कि अभी जो ये लोकसभा सचिवालय में महासचिव के सामने में जो रखा गया है विश्वास प्रस्ताव, उसमें मैं आपको जानकारी दूं कि 118 सांसद के उसमें सिग्नेचर हैं, राहुल गांधी के नहीं है। राहुल गांधी के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तो अच्छा, ये भी विचित्र बात है। तो आप इस बात को समझिए कि इस नोटिस को लेके कांग्रेस पार्टी का सीरियसनेस क्या है। हाँ। और जब सीरियसनेस की बात आप कहते हैं तो फिर उनकी मंशा क्या है, क्योंकि लोगों ने देखा था कि पिछले सदन में कि राज्यसभा में भी इसी तरह के नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे, अब धनखड़ साहब की बात आप कह रहे थे, राज्यसभा के सभापति को लेकर बात कही थी और उन्होंने नोटिस सर्व भी किया था लगभग। तो अब सवाल है कि संसदीय परंपरा में क्या ऐसा हुआ है कि आप एक दबाव बनाने के लिए जब कभी भी होंगे आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप एक पॉकेट में से नोटिस निकालेंगे और चिपका देंगे जी। तो ये मर्यादा का सवाल है, बिल्कुल मर्यादा का सवाल है कि राहुल गांधी जिसमें अब उस में प्रस्ताव में जो लिखा गया है, इसको नोटिस तो नहीं कहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। हम लोगों को एक बात समझना चाहिए बिल्कुल कि स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव आता है। अब उस प्रस्ताव में जो इन्होंने रीजन बताए हैं उस नोटिस में, तो पहला है कि सदन के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। दूसरा, उसमें यह कहा गया है कि जो बातें स्पीकर ने कही गई है महिला सांसदों को लेके, कांग्रेस के जो महिला सांसद, और उसमें कहा गया कि दलित महिला सांसद को जो प्रधानमंत्री के चेयर के सामने में, प्रधानमंत्री के सीट के अगल बगल आपने देखा अभी विजुअल, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज को दिखाएं कि जिस बात को लेके इन्होंने नोटिस दिया है क्या ये सच नहीं था जी, कि आप संसदीय परंपरा की उस गरिमा को, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वहां धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा में शामिल होना था, और आप उस समय में पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो लोगों ने कृत्य देखा, तो क्या कोई मर्यादा इस लोकतंत्र की बची है? कोई मर्यादा इस लोकतंत्र की बची थी उस दिन कि आप जिस तरह से अपने महिला सांसदों को आगे करके प्राइम मिनिस्टर को जो आप तस्वीर की बात कर रहे थे, आप तस्वीर की बात कर रहे हो, वही सामने में देखिए। अब आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं, इस बात को लेकर स्पीकर को कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला। क्या तस्वीर सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? सबने देखी है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर के सामने में वो चेयर है, उसमें महिला सांसद कांग्रेस के हैं, जो वो सांसद जो है किस तरह से खड़ी हुई है। तो अब जब बीजेपी के महिला सांसदों ने इनके खिलाफ में नोटिस दिया है स्पीकर को कि इन पे कार्रवाई कीजिए, 8 सांसद पहले ही इस सत्र के लिए पहले से ही निकाल दिए गए हैं। तो कांग्रेस जो दबाव बनाने की राजनीति कर रही थी, मुझे लगता है आज जब गतिरोध की बात, टूटने की बात आप कह रहे थे, तो मुझे लगा कि कम से कम ये दबाव की राजनीति नहीं चली जी। बजट सत्र कोई भी हो, सत्र चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दोनों का है, सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष का भी है। लेकिन आप रोज रोज अगर आप इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट देखें राहुल गांधी का, तो ऐसा क्यों होता है कि हर सत्र से पहले उनको कोई ऐसा लिंक मिल जाता है जी। कभी आपको हिडेनबर्ग का लिंक मिल जाता है, कभी आपको वायर का लिंक मिल जाता है, कभी आपको कारवान का लिंक मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आपके सदन में चर्चा के आने से पहले आपके पास वो लिंक होता है, आप पूरे के पूरे सदन की चर्चा को एक तरह से
एक तरह से आप सोचिए कि वो पूरा स्मैश कर देते हैं। और वही ये भी कि बाद में उसका होता क्या है, अब बाद में उसका होता क्या है, हिडनबर्ग वगैरह का तो देख लीजिए क्या सवाल हुआ। एक विश्वसनीयता का है, मर्यादा की है। मुझे लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है ये अच्छी पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए, और इस स्वागत के लिए संदीप जी को भी हम जरूर क्रेडिट देंगे, भले ही देर से सही, लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने ये अच्छा काम किया है, हम तारीफ करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं क्या शैलेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए क्या। शैलेंद्र, अभी सब कुछ ठीक है तो मैं आपसे वही बात जानना चाहूंगा कि अब संसद में क्या चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है दोनों सदनों में? अखिलेश यादव जी भाषण दे रहे हैं, बताते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त लोकसभा में चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। शशि थरूर ने शुरुआत की थी कांग्रेस की तरफ से, फिर अपराजिता सारंगी बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, और अब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बजट चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो गतिरोध जो कई दिनों से चला था वो फिलहाल बजट चर्चा को लेकर खत्म हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि तमाम सांसद अलग अलग दलों के सदन में मौजूद हैं। इससे पहले दोपहर में बैठक हुई थी संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्ष के कुछ नेताओं की, और वहां ये बात हुई कि सदन चलने देना चाहिए, जो भी मुद्दे हैं टकराव के उस पर अलग से बात हो सकती है। कांग्रेस से चाहती है कि जो निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन वापस लिया जाए, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर टीएमसी का साथ नहीं मिला, और बाकी जिन दलों का साथ मिला भी है वो भी चाहते थे समाजवादी पार्टी की फिलहाल बजट चर्चा जरूर हो और इसको ना रोका जाए। तो इस वजह से एक सहमति बनी है, और हम देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से पता है। ठीक, अब संदीप जी के पास। संदीप जी, बिल्कुल भाई, इस बात की तो प्रशंसा होनी चाहिए कि देखिए एक फॉर्मूला निकला, गतिरोध टूटी, और वहां पर अभी चर्चा हो रही है। लेकिन साथ में ये भी तो सोचना पड़ेगा कि इतना समय बर्बाद क्यों हुआ, क्या ये गतिरोध पहले तोड़ करके, और जो देश की जनता जिसका भरोसा लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र का मंदिर संसद है, उसमें क्या पहले गतिरोध नहीं तोड़ सकते थे? और क्या इतनी जिद सही है क्या जिसमें कि ऐसी बर्बादी हो जाए देश के संसाधन की? सर, विनोद जी ने लगभग 6 मिनट बोला है, और आप एकदम लगता है स्टॉप वॉच लगा करके बिल्कुल सर आप भी बोलिए, चलिए आप भी बोलिए, बोलिए आप भी कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो बोलिए ना, आप भी बोलिए, बोलिए। ठीक, ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी तो वैसे ही डर के भाग गए जैसे मोदी जी उस दिन डर के भाग गए। हाँ, क्योंकि राहुल जी ने उस दिन ये कहा था कि मैं ये किताब उनको भेंट करूंगा। अब रही बात, 2 विषय आते हैं किताब के संदर्भ में। जिस तरीके से इंट्रो में आपने कहा, तो राहुल जी ने जो है नरवणे जी के ट्वीट की बात की, और एक बात और मैं बता देता हूँ। बोलिए। 2023 में पीटीआई ने उस पे एक आर्टिकल लिखा था 2023 में, और जिस 5 लाइन की बात बोलने की बात हो रही थी, उससे ज्यादा जो पब्लिक डोमेन में जो है वो सारी चीजें उस पर उन्होंने एक लिखा है। पीटीआई ने, कहवा की बात जाने दीजिए, 2023 में लिख चुके थे। अब अभी एक विनोद जी ने कहा कि ये हर जो है लोग जो है सत्र के पहले राहुल जी को कुछ न कुछ मिल जाता है। सर, बिल पहले जाता है, लेकिन मंच वो होता है जहां पर उठाया जाता है। हाँ। संसद इसीलिए बनी मिल होती जाता है कि ढूंढ लेते हैं? पर इस तरीके नहीं, ढूंढ नहीं लेते सर। हाँ, ढूंढना बिल्कुल ढूंढेंगे, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी कुछ, कभी कुछ। बिल्कुल पकड़ेंगे सर। संदीप जी, शैलेंद्र को जोड़ रहे हैं, शैलेंद्र को जोड़ रहे हैं, फिर आप ही बोलिएगा। सोरोस प्रोवाइड कराते हैं। निशिकांत दुबे का आरोप है कि सोरोस के साथ एक तरह से ये पूरा इकोसिस्टम है, जो इस तरह के देखें, एक इस पर भी जांच होनी चाहिए कि ये क्या कुछ संसद ना चलने दिया जाए। दर्शक जानते ही होंगे जॉर्ज सोरोस के बारे में क्या कुछ कहा जाता है। हाँ, सरन जी, मैं आपकी मांग के साथ हूँ। सोरोस की जांच हो जानी चाहिए, लेकिन किनवा की भी जांच होनी चाहिए। जहां मोदी जी जाके कर रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो वहां से भी किस तरीके से कोरोना वायरस मिलकर इस देश में फैलाते हैं, और मोदी जी उसमें सहभागिता दर्ज करते हैं, ये भी देखिए। ये आपत्तिजनक बात मत कीजिए। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, मैं यहाँ पर विनोद जी को लाता हूँ। अब रुक जाइएगा, विनोद जी को, विनोद जी, संदीप जी, विनोद जी, विनोद सुनिए सर, विनोद जी, सर एक मिनट सर, रुक जाइएगा, संदीप जी, आप ही के पास, संदीप जी वापस आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास। संदीप जी देखिए, बस हमारी व्यवस्था समझिए कि किसी कारणवश जो है अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं। हाँ,
और हम आपकी बात को जवाब दें, ये मुझे ठीक नहीं लगता। आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बात रख रहे हैं, फिर हमें सिर्फ बात रखनी पड़ेगी कि आप फैक्ट्स जब कभी भी आप डिस्टॉर्ट करेंगे या आप एजेंडा करेंगे तो हम उसको रोकेंगे। शैलेंद्र आपको रोक रहे थे, शैलेंद्र आप त्रिपाठी जी को पूरा मंच दीजिए। हाँ। लेकिन कम से कम आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे हैं तो इतना तो सम्मान रखिए कि जो बात बोल रहे हैं उसमें फैक्ट्स हो, हाँ, प्रोपेगेंडा नहीं हो, उसमें आप कोई फेक नहीं हो। इतना ही बोलिए ना आप। बिल्कुल बोलिए। अब संदीप जी आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देश चाहता है कि F3 की भी बात हो, सोरेस की बात तो आप सत्ता में आप करिए, बहुत सारी चीजें हमारे ना चाहते हुए भी आपको जहां लगता है आप करते हैं तो अधिकार है, लेकिन हमारी मांग है कि आप उसमें एक चीज F3 को भी जोड़ लीजिए। अब आते हैं विषय फैक्ट की। सर फैक्ट अगर सदन की बात करते हैं तो 2010 में सर 6% चला था, हम जिम्मेदार थे, तब विपक्ष में ये थे। 2010 की बात कर रहा हूँ। 11 में 21% चला था, तब विपक्ष में ये थे। कौन जिम्मेदार था? 21% चला तो 13 में 45% सत्र चला, कौन जिम्मेदार था? पूरा का पूरा सत्र 1 घंटे भी डिबेट और डिस्कशन नहीं बदला चुका रहे उसका। बदला नहीं चुका रहे, बदला नहीं चुका रहे। लोकतंत्र में विपक्ष के पास ये हथियार होता है कि सत्ता तक, जब सत्ता तानाशाह हो जाए या बात ना सुने, तब वहां पर आप अपनी बात रखें। अब आते हैं बात, आ रहा हूँ शैलेंद्र, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, शैलेंद्र आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी के नंबर में मैं उनको भी भेज देता। जब जो है इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है, तेजस्वी सूर्या जी भाषण देते रहते हैं तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है। पहले से फर्रे लेकर आए थे, पहले से उसका फर्रा ले आए थे। तो तेजस्वी सूर्या नहीं भी बोलते तो भी राहुल जी ये बोलने वाले थे। नहीं सर सुन तो लीजिए, बात आ जाए उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ। राहुल जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। उसी भाषण में उन्होंने कहा जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने बोला है। अभी आप ये कह सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो ये है कि पहले से तैयारी थी इसको उठाने की, चाहे तेजस्वी सूर्या कुछ बोलते या ना बोलते तो। अरे सर हाथ कंगन को आंखों देखी बात करेंगे कि रिपोर्ट जो बिरला जी की तरह। अभी आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले लीजिए फैक्ट की ही बात करूंगा। हाँ जी, तो वहां पर तेजस्वी सूर्या के बोलते समय विपक्ष की तरफ से एक आपत्ति दर्ज की गई। कहते हैं, कोट कर रहा हूं, कोट, वो बिरला जी कह रहे हैं कि आपके पास इस आरोप के उसमें कोई खंडन में क्या कोई तथ्य है? तो उधर से कहा जाता है विपक्ष की तरफ से नहीं, जो है रूल्स की बात है। तो वो बिरला जी क्या कहते हैं सर, सुनिएगा उस वीडियो में, वो कहते हैं रूल नहीं, रूल छोड़ो, मतलब यहाँ रूल छोड़ो, सत्ता पक्ष का होगा और अब हमको रूल सिखाइएगा। यही सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई क्या है विनोद जी को मैं लाता हूँ। विनोद जी क्या पहले से ये तैयारी नहीं था कि राहुल गांधी उठाने वाले थे इस मुद्दे को? तेजस्वी सूर्या के बयान को बहाना बना लिया। त्रिपाठी जी आप अपने पक्ष की चीज ले रहे हैं। जब राहुल गांधी बोलना शुरू किए थे तो सुनिए तो सही। अरे सर आप अपने हिस्से का ले रहे हैं। आप में त्रिपाठी जी, आप पार्टी के साथ में दिक्कत क्या है? त्रिपाठी जी एक मिनट, पार्टी के साथ में दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ अपने हिस्से की चीजें लेता है और एक पत्रकार के साथ में होता है, इसके समग्रता में देखना होता है। जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था सर, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने उठ के जवाब दिया था। उनको रोकते हुए कहा था कि तेजस्वी सूर्या ने एक कंपैरेटिव बताया कि यूपीए के दौर में ये और अभी एनडीए सरकार के दौर में ये है। तो वो अगर राहुल गांधी इसमें कोई कंपैरिजन करना, एक मिनट सुन लीजिए सर। मैंने पूरा प्रोसीडिंग देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सामने रख रहा हूं। तो आप उस चीज को रखिए, लेकिन जब खुद रक्षा मंत्री इस बात को रखे थे सामने में, जो ऑब्जेक्शन करते हुए बताया था, ये स्पीकर के तरफ से नहीं था। आप स्पीकर को जबरदस्ती बदनाम मत कीजिए। ये रक्षा मंत्री का ये था, राजनाथ सिंह का, कि सुनिए तो सही सर, कि कोई अप्रकाशित पुस्तक पे चर्चा उसको नहीं हो सकती है पार्लियामेंट में, नियम कानून के तहत ही चर्चा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि भाई आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो आपके लिए कोई अप्रकाशित पुस्तक से आप कैसे किसी मैगजीन में छपे, एक मिनट में लालजीत को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि उसको कैसे आप उसको कोट कर देंगे जो पुस्तक ही प्रकाश में नहीं है। अब सवाल है कि आप उस चीज को समझिए, टेक्निकली में भी समझिए कि अगर वो पुस्तक प्रकाशित नहीं है और अगर प्रकाशक खुद पेंगुइन प्रकाशक कह रहा है कि इसका कोई फॉर्म में मार्केट में नहीं है, तो अगर दिल्ली पुलिस ने आज केस तो किया है, तो ये पांडुलिपि तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, चोरी का मामला बनता है, को भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब वो मार्केट में नहीं है, सुनिए तो सही, तब आप उसकी कौन सी समीक्षा कर रहे हैं, नंबर 1। लेकिन संदीप जी
जब किताब का जवाब आपको किताब से निशिकांत दुबे ने देना शुरू किया था, तो फिर इस स्पीकर के इस अविश्वास प्रस्ताव में आप उस किताब की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने इस तरह की चर्चा की? भाई मर्यादा की बात यह थी कि आप जिस किताब पे लोकसभा में चर्चा करना चाह रहे थे, कम से कम उस दिन निशिकांत दुबे ने 1 दर्जन किताब सदन के सामने रख दिया। हम सबने देखा, और ऑथेंटिकेट करके चर्चा कीजिए इसमें। वो भी प्रकाशित किताब, प्रकाशित किताब, पूरी की पूरी किताबें प्रकाशित है, मार्केट में उपलब्ध है। शैलेंद्र मिश्र 2 लाइन, उसके बाद फिर संदीप त्रिपाठी। शैलेंद्र मिश्र कुछ कह रहे थे, उसमें खासतौर पर ये शामिल कीजिएगा कि ये चर्चा थी शैलेंद्र, ये चर्चा थी कि चाहे तेजस्वी सूर्या बयान ना भी देते तो भी राहुल गांधी की तैयारी थी उस मुद्दे को उठाने की। तो संदीप जी को यह भी जानना चाहिए कि उस वक्त के न्यूज़पेपर भरे हुए थे तमाम घोटालों से, 2G अंतरिक्ष और उन घोटालों से, और उस पर मांग की जा रही थी। और वो दौर ऐसा था जब नीतिगत जड़ता की बात की जाती थी और तब घोटालों पर घोटालों की चर्चा हो रही थी। 2G स्पेक्ट्रम हो, अंतरिक्ष घोटाला हो, तो विपक्ष का आ रहा हूं संदीप जी, आप ही के पास आऊंगा। तो उस पर जवाबदेही संसद के अंदर मांगने में क्या बुराई है? तो वो उसको इस तरह से तुलना मत कीजिए। आज ये निजी टिप्पणियां फिर आप इस वक्त जो राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं जो अप्रकाशित है या फिर जिसको आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे। संदीप जी का जवाब। संदीप जी बोलिए। सर, सदन में बहुत सारी चीजें ऐसे बोली जाती हैं जो अगर ऑथेंटिकेट नहीं होती हैं तो उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। सारी चीजें प्रमाणित करके नहीं बोली जाती हैं। सदन का ये एक संसद का या एक नेता का ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सदन के पास ये अधिकार होता है कि उसको स्पंज कर दे। तो आप उनका अधिकार मत छीन, आपका अधिकार जो था आप करते। अगर हम उससे कहते कि आपने स्पंज क्यों कर दिया, तब तो बात दूसरी थी। अभी जो है हमारे शैलेंद्र जी ने कहा उस समय 2G और 4G और 8G और आकाश सारे जी थे उस समय की बात थी, इसलिए जहां सर इसलिए जो है सदन नहीं चलने दिया जा रहा। तो सर हम आज भी राफेल की बात करते हैं, हम आज भी जो है घोटाले की बात करते हैं, किस तरीके से संसद को लूटा जा रहा है उसकी बात करते हुए यही बात करते हैं। लेकिन वहां पे तो सर कुछ मिला नहीं। वहां पर हमने जेपीसी कराई, हमने अपने मंत्रियों का इस्तीफा करा दिया, हमने अपने मंत्रियों को जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ चौथी पास की सरकार है, कोई कार्रवाई तक नहीं करता। जेपीसी की मांग करते हुए विपक्ष मर जाता है, लेकिन जेपीसी तक नहीं बैठते। फिर से आप ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, बिना ऑथेंटिकेट किए यहाँ वैसे ही बोल रहे हैं जैसे संसद में बोल रहे थे। ठीक है, नहीं सर। और निशिकांत जी ने उस दिन एक किताब का जिक्र किया जिसको उन्होंने, जिसका विवरण पढ़ा, वो किताब इस देश में बैन है सर, बैन है। प्रकाशित छोड़िए, बैन किताब का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि नहीं। अब दूसरी बात यार त्रिपाठी जी, आपके फेवर की किताब नहीं है तो आप उसको बैन कर दीजिए, और दूसरे सरकार जो है उसके अगेंस्ट में है तो उसमें आप चर्चा कीजिए। गजब का भाई फार्मूला है आप लोगों का। क्यों बैन है भाई, क्यों बैन है, ये बात आप बताएंगे आज पब्लिक में। एक तरफ जिस पर की अभी रोक है उसका तो आप कॉपी लेकर के कहते हैं कि ये कॉपी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से हटा देते। अरे भाई साहब सुनिए संदीप, बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए हमसे लड़के क्या होगा, बोलिए हमसे ना लड़िए। मर्यादा की बात मैं आपको कह रहा हूँ, परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सुनिए तो सही, आपने कभी नहीं देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव पर, सुनिए सर, धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में किताब की चर्चा करना मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक था उस समय पे, कोई लॉजिक नहीं था। देश में तमाम मुद्दे हैं, उठाते के पास में दर्जनों मुद्दे थे। बिल्कुल, जो देश की जो समस्या है, दर्जनों समस्या, हम कहा कर रहे हैं कि समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रतिपक्ष के नेता के सामने प्रतिपक्ष के नेता के सामने में इस देश में समस्या और मुद्दों की अकाल पड़ गया? बिल्कुल, कि उनके पास में एक नरवानी की बुक है जो अप्रकाशित किताब है, उसी पे बोलेंगे, उसी जिद पे। आज 7वां दिन है लोकसभा का, 7वां दिन। आप 1 मिनट का खर्चा जोड़ेंगे तो 3 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इस लोकसभा के खर्च में, और आप 7 दिन से उस लोकसभा की चर्चा को आप ये किए हुए। संदीप जी की बात, संदीप जी देखिए सर, बिरला जी की अभी आपने बात कही कि नहीं उनसे नहीं, जो है अमित शाह जी ने बोला था। पहला ऑब्जेक्शन राजनाथ जी ने किया था सदन की कार्रवाई का। हाँ, बिल्कुल हमें याद है पहली चीज, इसलिए आपको जी राजनाथ जी ने पहले टोका था, लेकिन विषय ये नहीं था। मैं उनके पहले तेजस्वी जी की बात कर रहा हूं, जब वो बोल रहे थे तब ये घटना हुई जो जिसका मैंने वीडियो, विनोद जी अभी आप मोबाइल खोले, मैंने आपको वीडियो भेजा। सर सोशल मीडिया पे सब कुछ लोगों के पास उपलब्ध है। कब क्या हुआ, संसद की कार्रवाई का खुद का वो वीडियो काटा हुआ है, मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। ठीक है, मैं बस ये कहकर खत्म करूंगा, ये कहकर चर्चा को खत्म कर। हाँ बोलिए। उस वीडियो में बिरला जी कहते हैं कि इनके आरोप
आरोप, और दूसरी तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को कि अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो 24 घंटे पहले आपको लिखित देना पड़ेगा, और वो खुद कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं, इसके अगर विरोध कोई खंडन हो तो तब ठीक है, अगर ऐसा मुद्दा आप वहां उठाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है लोकतंत्र है, अपनी आवाज उठाइए, नियम कानून और परंपरा के तहत पूरी आवाज उठाइए। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया ये कहकर शुक्रिया करना चाहूंगा संदीप जी, नमस्ते, कि भाई जो गतिरोध टूटी ना वो थोड़ा और पहले टूट जाती तो और अच्छा रहता। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए, और संदीप जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ना तब बात करेंगे कि आपको कार्तिकेय दीपम विवाद वाला मामला तो याद होगा ही, वो जो मुरुगन पहाड़ी वाला मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। ब्रेक के बाद। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि मद्रास हाईकोर्ट का जो एक फैसला था मुरुगन पहाड़ी से जुड़ा हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और कहा कि बिल्कुल सही था। बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। पहले रिपोर्ट देखिए। दरअसल थिरुपर कुंड्रम पहाड़ी केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी अब जबरदस्त झटका लग गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोजाना नमाज की इजाजत नहीं देने के फैसले को बरकरार रखा है। किसने फैसला दिया था? मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने पहाड़ी पर स्थित दरगाह में रोजाना नमाज पढ़ने की मांग की थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सिर्फ रमजान और बकरीद के अलावा नमाज वहां पर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। और पहाड़ी पर स्थित इस क्षेत्र की 33 सेंट जमीन ही सिकंदर बादशाह दरगाह की है। अबुलिया दरगाह कहते हैं उसको, उसकी उतनी ही जमीन है। हाईकोर्ट ने कहा था इस क्षेत्र में जानवरों की कुर्बानी की भी अनुमति नहीं होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले यानी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इमाम हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याचिका डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB बराले की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को ही सही माना। और आपको हम बता चुके हैं कि इसी पहाड़ी से जुड़ा हुआ मामला है कार्तिकेय दीपम मामला। जस्टिस स्वामीनाथन ने कार्तिकेय दीपम को माना था मुरुगन पहाड़ी की परंपरा, लेकिन वहां की जो DMK सरकार है, स्टालिन सरकार, और राज्य प्रशासन ने वहां पर दीप जलाने की अनुमति नहीं दी। उल्टा क्या किया कि विपक्ष के 120 सांसदों ने हस्ताक्षर करके जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी हमलावर है और विपक्ष से माफी की मांग कर रही है। तो जैसा हमने बताया कि बीजेपी के
मुताबिक फैसला आया है तो बीजेपी हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। Satyamev Jayate, the Supreme Court has upheld the Madras High Court order giving the right to the Hindus to light the Kartikaya Deepam, something that the DMK government had prohibited. You would remember that the single judge in the Madras High Court had first given this constitutional right to the Hindus. An impeachment motion was brought against him because the DMK is anti-Hindu. The Congress party, Uddhav Sena, Aam Aadmi party, all these parties supported this anti-Hindu move. Then we saw the division bench give the order in favor of the Hindus by the High Court. That too was challenged by the DMK government in Supreme Court, and now the Supreme Court said that the order given by the High Court was very balanced. और AIADMK जो तमिलनाडु में अभी एनडीए में है, यानी बीजेपी की सहयोगी है, उसने भी फैसले को डीएमके सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। Supreme Court yesterday, which upheld the High Court order on Tirupparam issue, is a slap on the face of this incompetent DMK government. The DMK government, which took oath under the constitution, defied to implement the High Court order on lighting the lamp. It clearly shows that the entire state and the state missionaries were misused in favoring appeasement for one particular religion as far as this issue is concerned. तो आपने देख लिया कि वहां की डीएमके सरकार पर ये सवाल उठा रही है बीजेपी और एआईएडीएमके, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले पर मुहर लगाई वो पूरा फैसला हाई कोर्ट का क्या था। अक्षया नाथ हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं चेन्नई से, और साथ में विनोद जी हमारे साथ यहीं पर जुड़े हैं। पहले अक्षया के पास चलते हैं। अक्षया, हमने ये तो बता दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ही सही माना, एक दो पॉइंट भी हमने बता दी, जरा आप उसको थोड़ा सा और विस्तार दीजिए कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या था। लालचंद जी, हमने सुना था कि जब तिरुपुरम कुंड्रम इशू हुआ था, एक सिंगल जज बेंच ने दिया कंफर्मेशन कि जो दीपस्तंभम है तिरुपुरम कुंड्रम में, वहाँ पे दीप जलाने के लिए अनुमति दिया था कार्तिक दीपम फेस्टिवल के टाइम पे, जो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु के लोगों के लिए, जो मुरुगन को प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खासी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और उस टाइम वो कार्तिक दीपम का जो दीप जलाने के लिए अनुमति दी गई थी, उसे मना करके तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नमेंट है डीएमके का, उन्होंने उनके राज्य प्रशासन के सहायता से वो नहीं होने के लिए अनुमति दी, और उन्होंने 2 जज बेंच तमिलनाडु के जो मद्रास हाई कोर्ट में है वहाँ पे अपील के लिए गया था। तो 2 जज बेंच ने भी यही कहा कि जो जस्टिस पहले सिंगल जज बेंच ने जो दिया था जो वर्डिक्ट वो सही है, और वो वहाँ पे दीप जलाने के लिए जो अनुमति दिया गया था वो भी ठीक है। पर हमने देखा कि उसके अलावा भी तमिलनाडु के राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दिया था। अगर हमने वो तमिलनाडु के वर्डिक्ट देखा तो उसमें कहा कि सिर्फ एक ही दिन होता है ये तिरुपुरम कुंड्रम के जो दीप स्तंभ में दीप जलाने के जो रिचुअल, तो वो चलाने के लिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा, और गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट देना है उसे देना ही पड़ेगा। सेकंड, उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नीचे आते हैं वो जगह, तो एएसआई का जो परमिशन है उसके बाद ही वहाँ पे दीप जलाने के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेथड्स चाहिए वो सारी चीज़ें लेके वहाँ पे दीप जला दीजिएगा। तीसरा चीज़ ये भी कहा कि जो टेम्पल अथॉरिटीज़ है वो और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो दोनों का जो प्रेजेंस के ही सामने ये दीप जलाने के जो सिचुएशन है वो करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमने देखा कि डीएमके गवर्नमेंट इसके खिलाफ गया था, पर यहाँ के जो स्टेट पॉलिटिकल लीडर्स या ऑपोजिशन लीडर्स वो बोल रहे हैं कि ये डीएमके के वोट पॉलिटिक्स के एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये मुस्लिम अपीसमेंट या सेक्युलर ग्रुप और स्मॉलर कम्युनिटीज के अपीसमेंट के लिए ये करा गया था। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, अक्षया ने पूरा बैकग्राउंड तो बता ही दिया, और हमने ये भी बता दिया इसी पहाड़ी से कार्तिकेय दीपम विवाद मामला जुड़ा था, लेकिन जरा जिस तरह बीजेपी और एआईएडीएमके हमलावर है, तमिलनाडु में चुनाव भी होने वाले हैं, ये तो मुद्दा मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष उठाएगा बिल्कुल जोर शोर से। लाल जी, आप ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र और इस सेकुलरिज्म की जो बात करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। जी, आईना मैं इस तरह से कहता हूं कि एक सिंगल बेंच के जो जस्टिस स्वामीनाथन थे, जो मद्रास है कि मदुरई के बेंच के वो जज हैं अभी,
अब सोचिए कि अपने करियर में उन्होंने 60,000 से ज्यादा फैसले दिए हैं। बिल्कुल 60,000 से, और इन प्रैक्टिस में भी वो उसी स्वभाव से रखते हैं। लेकिन आपने उनके 60,000 के करियर को जो जजमेंट देने वाला और इतना बड़ा अपना शानदार उसका उनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ आपको एक कम्युनिटी को अपीज करना था। तो आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी से लेके डीएमके के सारे टॉप लीडर से लेके अखिलेश यादव तक उसमें, और शिवसेना के सांसद शामिल थे कि उस जज के इम्पीचमेंट को लेके, आप उस जज के जजमेंट को लेके, स्वामीनाथन के जजमेंट को लेके मद्रास के ही डबल बेंच ने कहा कि यह बहुत संतुलित फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया कि यह बहुत संतुलित फैसला है। तो आप एक जज के इंटीग्रिटी पे इसलिए सवाल उठाए क्योंकि आपके पॉलिटिक्स के एजेंडा में वो सूट नहीं करता था। तो आप उस जज के खिलाफ में इंपीचमेंट ले आए जी। तो ये कितना सस्ता बना दिया इंपीचमेंट को लोगों ने। बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है जो अब वो अक्षया बता रही थी, मुर्गन की पहाड़ी पे ये जो दीपम, कार्तिकेय दीपम है, कार्तिक महीने में पूरे देश में इस तरह के दीप जलाने की परंपरा है पूरे देश में। ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। और उस कार्तिक के महीने में जो श्रद्धालु है वो उस मंदिर में, वहां मुर्गन के मंदिर में वो दीप जलाते हैं उस दिन को। बिल्कुल। और आप उस दीप के परंपरा को बंद कर दिए, ऐसे ही जैसे सपा के समय में मुलायम सिंह यादव ने वहां पे जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में पूजा हो रही थी, आप तहखाना बंद कर दी। तो भाई इस देश के साथ आप कितना मजाक करेंगे कि आप एक छोटा सा उस जगह पे किसी ने वो बनाया, मकबरा बना दिया कि ये सिकंदर शाह, उसके बाद में वो मकबरा बन गया, उसके बाद वहां लोग आने लगे। तो वो एक सैनिक पृष्ठभूमि से थे सिकंदर शाह, आप उसको ये मान्यता दिला रहे हैं कि पूरा पहाड़ ही उसका कब्जा में आ जाए। यही जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि आप उसके मंदिर परिसर में ये दीपम है जी, उसमें जलाने से अगर आपको आपत्ति है तो कल तो आप मंदिर को भी अपने कब्जा में लेंगे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए मुझे लगता है कि इनके सेकुलरिज्म को एक आईना दिखाया है। लेकिन अक्षया जरा संक्षेप में आगे क्या, क्योंकि देखिए पहले मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा, मुस्लिम पक्ष अब आगे क्या करेगा, कोई प्रतिक्रिया मिली है क्या? लालचंद जी, अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिला है, पर इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मद्रास हाईकोर्ट का जो भी ऑर्डर था वो बहुत ही बैलेंस्ड है, इसके अलावा और कहाँ पे भी मुंह दिखाने के फायदा ही नहीं है डीएमके को। वही है यहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर्स है एआईएडीएमके और बीजेपी बोल रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अक्षया जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए। वक्त आ गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये पड़ताल करेंगे कि महाराष्ट्र में लगातार स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वो लगातार क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि नतीजे ऐसे आ रहे हैं। जरा पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर अपने संवाददाता से बात भी करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र ने लोकतंत्र का रास्ता दिखाया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को जनता लगातार
जी भर भर के आशीर्वाद दे रही है। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला आरोप था ना और नैरेटिव था, उसका जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने इस कदर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ से बेदखल होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव नतीजे आने के साथ ही बीजेपी को एक और बड़ी उपलब्धि मिली और वो ये है कि विधानसभा से लेकर पंचायत तक बीजेपी का फुटप्रिंट अब पूरे महाराष्ट्र में हो गया है। महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के यानी महायुति ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, एक बार फिर महाराष्ट्र ने बीजेपी और महायुति को अपना समर्थन दिया है। तो यह साफ है कि पूरे ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग सुशासन और ऐसे गठबंधन को चाहते हैं जो राज्य की गौरवशाली संस्कृति की भावना से काम करे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जितने भी हर चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी मजबूती से पांव जमाती हुई आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र स्टेट चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महायुति ने 12 जिला परिषदों की कुल 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत हासिल कर साफ तौर पर बढ़त बना रखी है और वैसे ही 1462 पंचायत समिति की सीटों में से 1000 से भी अधिक सीटें जीत ली हैं। और महायुति में भी बीजेपी जिला परिषद चुनाव में 225 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे आगे खड़ी हो गई है। गठबंधन की जो पार्टनर एनसीपी है, अजित पवार गुट फिलहाल मानिए, उनको 165 और शिवसेना को 162 सीटों पर जीत मिली है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ग्रामीण महाराष्ट्र ने बीजेपी और महायुति पर विश्वास दिखाया है। इस जीत के लिए जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषद चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने हमारे काम पर दृढ़ विश्वास जताया है। विपक्ष में लड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं बची है। विपक्ष केवल मीडिया में दिखाई देता है, जनता के बीच कहीं नहीं। उन्होंने साथ ही कहा कि आज महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए। 12 जिला पंचायतों के चुनावों में 12 जगह पर यानी सभी जगह पर महायुति को सत्ता मिली और एक बार फिर से बीजेपी ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिली हैं। पंचायत समिति में भी बीजेपी वापस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 2019 में सत्ता में लौटी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा में तोड़ दिया था। दोनों की राह अलग हो गए थे, लेकिन देवा भाऊ ने यह करके दिखा दिया। आज बीएमसी से लेकर कई महानगर पालिकाओं में ट्रिपल इंजन की सरकार है। महायुति गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज उसकी सबसे कमजोर कड़ी बन गई। तो लगातार ऐसी बंपर जीत मिल रही है, तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता का आभार जताया। 2017 में जहां हमें 284 सीटें मिली थी, इस बार 410 सीटें हमको वहां पर मिली है और कुल जो तहसील पंचायत समिति होती है उसमें से 125 में से तकरीबन 105 जगह पर हमारे महायुति के सभापति बनेंगे और हमको पूर्ण बहुमत वहां पर मिला है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लोगों ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी महायुति पर, हमारी सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास जताया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शिवसेना उद्धव गुट का तो बुरा हाल हो गया है। उनकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव परिणामों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। पैसा फेक तमाशा देख, इलेक्शन कमीशन को रखो अपने जेब में और लाओ इस तरीके के परिणाम। यही तो चल रहा है महाराष्ट्र में। क्या आप विधानसभा से देख रहे हैं, बाकी सारे चुनाव देख रहे हैं किस तरीके से पैसे का खेल चल रहा है। ये भी गजब है। पूरे प्रक्रिया में हिस्सा लो, नतीजे फेवर में ना आए तो बस चुनाव आयोग पर फोड़ दो। खैर, सीधे चलते हैं। शिशिर, इस समय हमारे संवाददाता जुड़ गए। शिशिर, क्या इसका पैगाम लिया जाए? पूरी तरह से जितने भी लगातार एक के बाद एक कितने राउंड लगातार बीजेपी जीतती जा रही है, महायुति जीत रही है, संदेश क्या है? वोट चोरी से लेकर तमाम नैरेटिव को महाराष्ट्र की जनता एकदम खारिज कर रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ा संदेश में अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी, जो कि कही जाती थी कि एक शहरी पार्टी है,
खासतौर पर शहरों पर ज़्यादा पेंट रखती है। फिर चाहे मुंबई की बात करें, बाकी अन्य महानगरों की बात करें, वहाँ पर जो है बीजेपी कहा जाता था कि चुनकर ज़्यादा आती है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में अभी इसी पार्टी ने जो है गांव कस्बों में अपने पैर जमाना शुरू किया है। पिछली बार जब ये पंचायत इलेक्शन हुए थे, साथ ही साथ जिला परिषद के इलेक्शन हुए थे, तब इतनी जीत बीजेपी को नहीं मिली थी। हालांकि तब भी बीजेपी राज्य में सत्ता में थी, केंद्र में सत्ता में थी। लेकिन अगर आंकड़ों की सिर्फ बात करें तो आंकड़ों की उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है यश मिला है, खासतौर पर इन्हीं जो गांव कूच है यहाँ पर, खासतौर पर जिला परिषद स्तर पर जिस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ी है वो काबिल तारीफ है। हम 12 जिला परिषदों की अगर बात करें तो 12 जिला परिषदों में आंकड़े तो हमने दिखा दिए हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, समय की कमी है, आंकड़े हमने सारे बताए, कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है, कोई प्रतिक्रिया मिली है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जिस प्रकार से बयान प्रियंका चतुर्वेदी का हमने सुना, उसी तर्ज पर कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं उनके देखा जाए चुनाव आयोग पर फोड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सत्ता बल का उपयोग करके बीजेपी ये चुनाव जीत रही है गलत है। तो ऐसे में उनके पास वही बात कहने के लिए या फिर स्पष्टता के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। आने पर लगा दो आरोप। समय की कमी है फिलहाल, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कभी और करेंगे इस पर बात। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।